22 का स्तर अभी स्क्रीन पे है और याद रखिएगा ये CY23 का इंडेक्स में सबसे बड़ा स्विंग देने वाला स्टॉक रहा। आज इस मैनेजमेंट ने अपनी जो बड़ी मेगा डीमर्जर डील अनाउंस करी, मतलब जो प्लान अनाउंस किया, उसके मद्देनजर एग्जैक्टली आज टाटा मोटर्स को कैसे रीड करना चाहिए और इस कारोबार को कैसे दो भागों में बांटा जाएगा, इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। आइए एक बार हर्षदा के साथ। टाटा मोटर्स अब यहां से स्पीड पिकअप करता हुआ दिखाई देगी क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा बिजनेस प्लान सामने रखा है। पहले तो कंपनी अपने कारोबार को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी में है। दोनों कंपनियां आगे चलकर लिस्ट भी होने वाली है। दो बिजनेसेस क्या रहेंगे? एक रहेगा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और दूसरा रहेगा कंपनी का पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस। अब पीवी बिजनेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आएंगे और साथ ही साथ JLR का कारोबार भी जुड़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी कह रही है कि 12 से 15 महीने लग सकते हैं इस पूरे डीमर्जर को अमल में लाने के लिए, क्योंकि NCLT में मामला पहले जाएगा, फिर अप्रूवल के बाद ही डीमर्जर फाइनलाइज होगा। शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग यहां पर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, ये कंपनी का मानना है। कंपनी ये भी कहती है कि अलग अलग बिजनेसेस की सिनर्जी अलग है, उस लिहाज से बिजनेस स्केल कर पाएंगे, उस लिहाज से अलग बिजनेस प्लान्स भी दोनों ही कारोबार CV और PV के लिए बनते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं, अब कंपनी फोकस अपने EV कारोबार पर ज्यादा बढ़ाने वाली है। JLR के पर्सपेक्टिव से देखें तो JLR के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी भी तैयार कंपनी करती हुई दिखाई देगी। इस पूरे डीमर्जर पर कंपनी के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने भी कहा है कि डीमर्जर से शेयर होल्डर्स की वैल्यू दरअसल बढ़ती हुई दिखाई देगी और आगे चलकर जब बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो वो आसानी से होता हुआ दिखाई देगा। अब ब्रोकरेजेस की राय साफ है, कुछ को पसंद आ रहा है ये डीमर्जर। नोमरा 1067 का टारगेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन हजार के ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं, इन्वेस्टेक कह रहा है 900 तक का टारगेट रहेगा। वैल्यू डिस्कवरी बड़े पैमाने पर इस डीमर्जर से आती हुई दिखाई देगी, लेकिन वैल्यूएशन में ज्यादा बदलाव होने के आसार नहीं है। बिल्कुल, ये सब ब्रोकरेजेस का व्यू, और इनक्रेड शायद एक पैरेलल यूनिवर्स में काम कर रहा है इस समय। इसके लिए 600 रुपये का 639। इनफैक्ट UBS ने भी 600 का टारगेट दिया, तो वो दोनों कुछ और ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कुछ और मार्केट देख रहे हैं हर्षदा। बट खैर एनीवे, आज जैसा हमने सुबह डिस्कस भी किया था कि हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो आज मत चेज करिए, लेकिन हाँ, ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टॉक की। इसके बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ महंतेश सवारत जुड़ गए हैं अब इस पर बात करने के लिए। महंतेश जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी समय बाद बात हो रही है आपसे। टाटा मोटर्स एक वन वे रैली रही है यहाँ पर, और करीब करीब पिछले एक साल में 140% के मूव्स। क्या ये स्टोरी अब फुल्ली प्राइस्ड इन है या इस डीमर्जर के बाद कुछ और वैल्यू एक्रीशन होगा यहाँ पर? देखिए, ये डीमर्जर का जो अनाउंसमेंट हुआ है, तो फिजिकल डीमर्जर होते होते एक साल तो लगने वाला है बिल्कुल। तो जो अनलॉकिंग प्रोसेस जो हो रही है, मेरे हिसाब से केवल लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो रही है स्टॉक में। जैसे कोई स्टॉक स्प्लिट होता है, जब कभी बोनस आती है तो आपके एक के बदले में और एक शेयर मिलते हैं, या दो के बदले में एक शेयर मिलते हैं। ऐसा सिचुएशन रिक्रिएट हुआ है इन दिस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। जो अभी आप एक शेयर ओन करते हो टाटा मोटर में, तो आपको कल एक साल के बाद दो शेयर्स मिलेंगे, हालांकि दो अलग अलग कंपनियां होंगी। तो सो द प्योर व्यू इज कि ये लिक्विडिटी थोड़ा इंजेक्ट कर रहा है। ओवरऑल बिजनेस में डायरेक्शन मुझे नहीं लगता आज के दौर में कोई बड़ा डायरेक्शन चेंज हो रहा है ओवरऑल बिजनेस। देखिए, ये एक बड़ी, महंतेश जी एक सेकंड होल्ड करिए, आ रहा हूँ आपके पास वापस। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। 31 जनवरी 2025 से इंडिया इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी फुटसी वाला जो इंक्लूजन था, और अभी देखिए ब्लूमबर्ग का इंडेक्स ओमेगा से आगे जितने भी बचे हैं करना ही होगा भारत को इंक्लूड। देखिए, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया को ना इंक्लूड करें इस बॉन्ड इंडेक्स में। और हमने लगातार इसकी बात की है कि इसकी वजह से कितना पैसा फाइनली भारतीय मार्केट्स में आएगा, और देर से जागे लेकिन जागे सही। ब्लूमबर्ग का जो इंडेक्स है, इसमें भारत शामिल होगा 31 जनवरी 2025 से शामिल होगा। अभी तक इतनी डिटेल्स आई हैं, उसके अलावा कोई खास डिटेल्स है नहीं कि कितना इनफ्लो होगा, कितना वेटेज होगा। बिल्कुल ये सब अभी क्लैरिटी आनी है, लेकिन ध्यान रखिए दूसरा बड़ा इंडेक्स है जिसमें भारत अब इंक्लूड होने जा रहा है बॉन्ड इंडेक्स में। तो ये मेरे ख्याल से हजता एक और चीज़ है इसमें,
ये आपको याद होगा जब बजट आया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो बजट था ये टारगेट किया गया था स्पेसिफिकली रेटिंग एजेंसीज को, क्योंकि इलेक्शन ईयर में जिस तरीके का आपने फिस्कल डेफिसिट का या फिस्कल प्रूडेंस का एक वो बना के रखा था, उसके ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से ये न्यूज़ फ्लो आ रहा है, और अगर अभी कुछ और बाकी होगा तो वो भी शामिल होगा, लेकिन 31-25 यहाँ से ये इंक्लूड होगा भारत। और एक बार ज़रा देखते हैं इसका कुछ मार्केट पर या बॉन्ड मार्केट पर कुछ इम्पैक्ट आया। तो एक बार मैं देख रहा था कि बॉन्ड मार्केट में कुछ इम्पैक्ट आया है इसका। कुछ SBI जैसे PSU बैंकों में PNB गिल्ड्स नॉर्मली सबसे पहले भाग जाता है, वैसे उसका कोई डायरेक्ट प्ले नहीं है, बट वो क्या है ना आजकल सब उस हिसाब से उसको रिएक्शन में आ जाते हैं, तो इसके लिए। लेकिन हाँ, लेकिन बॉन्ड मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया ये सब देखना होगा, लेकिन मूव अच्छा है यहाँ पर। एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट। ऑफ कोर्स 2025 दूर है, लेकिन इंक्लूजन आ गया और वो खबर काफी है। इस पर आगे कुछ और जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे नजर रखेंगे। एक बार PSU बैंक इंडेक्स भी आप स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि वहां पर वो क्लियरली मूव्स आना शुरू हो जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज वैसे भी एक आउट परफॉर्मर रहा है और स्टॉक इस समय करीब 1.5% ऊपर। PSU बैंक इंडेक्स डे हाई के आसपास 165 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ अच्छा मूव देखने को मिला है। महंतेश, वापस टाटा मोटर्स की चर्चा के लिए लौटते हैं। पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में जहां पर अब EV कारोबार, JLR कारोबार भी रहेगा, तो मैं इंडिविजुअली इस कारोबार की आपसे पूछना चाहूंगी, आप कितनी वैल्यू करेंगे? क्योंकि रेवेन्यू में अब तक JLR का सबसे ज्यादा योगदान था और फिर ऑफ कोर्स बाकी बिजनेसेस आते हैं, लेकिन ये जब 3 बिजनेसेस साथ में आएंगे, कैसे वैल्यू करेंगे आप इस पर्टिकुलर बिजनेस को? देखिए, एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि केवल JLR ही नहीं आ रहा है पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में, EV बिजनेस भी आ रही है। आपको याद होगा लगभग 2 साल पहले EV बिजनेस में TPG राइस ने पैसे डाले हुए थे $1 बिलियन, और शायद और एक $1 बिलियन की कमिटमेंट थी। यानी टाटा मोटर तो यही कह रहे थे कि EV बिजनेस में $2 बिलियन का निवेश का प्लान है। तो इसके वजह से होने क्या वाला है कि जब ये तीनों बिजनेसेस, जो डोमेस्टिक PV बिजनेस है, JLR है, और जो फ्यूचर में EV बिजनेस आ रही है, जब आप इन तीनों को मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए थोड़ा निगेटिव से पोजीशन में सवाल उठता है, क्योंकि TPG के लिए उनको इस लिस्टेड बिजनेस में जो EV की बिजनेस में अभी उनके पास शेयर है, वो अभी कन्वर्ट हो जाएंगी टाटा मोटर के पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट रहेगा। तो रहा सवाल हाउ टू वैल्यू दिस, इट ऑल डिपेंड्स। एक स्टम्बलिंग ब्लॉक ये है कि JLR कंपनियां आर ओन्ड बाय अ सब्सिडरी जो सिंगापुर में है। टाटा मोटर की एक सब्सिडरी सिंगापुर में है, जिसके थ्रू वो JLR होल्ड करते हैं। उस सब्सिडरी में काफी सारी अदर बिजनेसेस है, जैसे कि दाइवू कोरिया है, जैसे कि थाईलैंड इंडोनेशिया वाली उनकी बिजनेसेस है, एंड कुछ UK में सेंटर्स हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर्स वगैरह। तो जब ये ओवरऑल जब वैल्यूएशन करेंगे तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए ये थोड़ा सा निगेटिव रहने वाला है, क्योंकि नए शेयर होल्डर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इस कॉम्बिनेशन में। एंड अगर आप वैल्यूएशन केवल टॉप लाइन के हिसाब से देखेंगे तो वो गलत रहेगा। आपको देखना ये पड़ेगा कि इस वैल्यूएशन में आप किसका क्या ओवरऑल एबिट कंट्रीब्यूशन एंड फ्री कैश कंट्रीब्यूशन रहेगा। JLR का फ्री कैश कंट्रीब्यूशन बहुत वोलेटाइल है, कभी कभार बहुत लो होता है, कभी कभार हाई होता है। JLR एंटिटी में डेट भी ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये 70-30 या 60-40 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, यानी 70% पैसेंजर व्हीकल बिजनेस होगी, 30% CV बिजनेस होगी, या फिर 60% 40%, यानी 60% पैसेंजर व्हीकल बिजनेस होगा, 40% कमर्शियल व्हीकल बिजनेस होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है जानना, बिकॉज अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि टाटा मोटर फाइनेंस है, ये एक बड़ी सब्सिडरी है टाटा मोटर की करंटली। वो किस में जाएगी, CV में जाएगी या PV में जाएगी, ये पता नहीं है। और हमें ये भी नहीं मालूम कि क्या होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर रखेगी टाटा मोटर्स फॉर बोथ दिस कंपनी। तो ये काफी अनआंसर्ड क्वेश्चंस है, जिसके वजह से वैल्यूएशन का स्विंग हो सकता है। एंड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि JLR की आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स है जो ट्रेड होती हैं,
तो ये बॉन्ड्स का आउटलुक अभी जब इंडियन कंपनी ओनरशिप में आएगी, अभी तो फिलहाल दे आर ट्रेडेड एज जेएलआर कंपनी बॉन्ड्स, ओके। तो अगर ये इंडियन कंपनी में आ जाएगी तो जाहिर सी बात है इंडियन कंपनी जो लिस्टेड एंटिटी है वो दे विल ओन जेएलआर। तो जेएलआर के जो बॉन्ड होल्डर्स है उनके लिए या ये मूव शायद पसंदीदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी रिस्क लेवल परसेप्शन जो यूके में रहती है वो काफी कम होगी, और रिस्क परसेप्शन फ्रॉम अ इंडियन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये जी। काफी अनआंसर्ड क्वेश्चन है जिसकी वजह से वैल्यूएशन का विभाजन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, एग्जैक्टली जैसे महेंद्र जी आपने कहा, जेएलआर रेवेन्यूज को लेकर आपने टिप्पणी करी और उसकी वोलेटिलिटी को लेकर आपने टिप्पणी करी। एग्जैक्टली ये बीते एक साल में जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इनका इंडिया में है उसमें बहुत तब्दीली की, उसमें बहुत रिलॉन्चेस हुए, सफारी के, हैरियर के, नेक्सॉन का और नेक्सॉन का एवी। स्पेशली भारतीय कारोबार को लेकर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जिस प्रकार के रिलॉन्चेस, जिस प्रकार की उन्होंने ओवरहॉलिंग करी है, उससे इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है इनके वॉल्यूम्स पे, थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करिएगा। और कितना पड़ने की संभावना है, कितनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में? तो जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट शेयर ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल में टाटा मोटर की बढ़ी हुई है। अगर आप 3 साल पहले देखेंगे या 5 साल पहले देखेंगे क्या उनकी मार्केट शेयर हुआ करती थी पैसेंजर व्हीकल में, और अब क्या है, तो उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि ये जो नए मॉडल्स का आपने जिक्र किया है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी काफी हद तक बढ़ गई है। ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनका एक्सपैंड हुआ है पैसेंजर व्हीकल्स में। तो ये एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहा है कि उनकी मार्केट शेयर काफी बढ़ी हुई है। बट यही कहना कि आगे चल के जब ओवरऑल ईवी बिजनेस ज्यादा बढ़ते जाएगा, नया कंपटीशन आएगा, फिलहाल टाटा मोटर्स को ईवी में कंपटीशन बहुत लिमिटेड है, इसलिए उनकी नेक्सॉन की जो मार्केट शेयर है लगभग 75% है ईवीज में, केवल ईवी जैसे सेगमेंट में। तो कल ये 75% नहीं रहने वाली है, या कल यानी आई एम सेइंग 3 इयर्स 5 इयर्स डाउन द लाइन जब नए कंपटीशन आ जाएगी, तो थोड़ा सा मार्केट शेयर इरोजन इज एक्सपेक्टेड गोइंग फॉरवर्ड पैसेंजर व्हीकल में, एंड मार्जिन प्रेशर शायद आएगा, क्योंकि जब कंपनी सेपरेट हो जाएगी तो जो सिनर्जी बेनिफिट्स उनको आती थी एज अ कंबाइंड एंटिटी, जहाँ कॉमन सर्विसेज होती हैं, सम ऑफ द प्लांट्स हैव कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन सर्विसेज को थोड़ा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। उनकी जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है R&D साइड से, उसको भी उनको सेपरेट करना पड़ेगा, विच विल इंट्रोड्यूस न्यू कॉस्ट। ये सब में नया कॉस्ट आएगा तो मार्जिन प्रेशर बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि वाइल ये मूव केवल लिक्विडिटी जनरेटिंग काइंड ऑफ मूव है, आगे चल के शेयर होल्डर्स इस बात पे ध्यान रखें कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में मार्केट शेयर इरोजन होगा, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में वैल्यू इरोजन होगा, या शेयर होल्डिंग इरोजन भी होगी, क्योंकि नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। एंड रहा सवाल कुछ इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज का, उनका कैसे विभाजन होगा, ये अभी तक क्लैरिटी मिली नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। फिर टाटा मोटर्स खैर क्लियरली वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द ईयर